presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की याचिका सुनने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अवमानना नोटिस जारी किया। ट्वीट करने वालों की पहचान के लिए दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खोज समिति गठित करने का दिया निर्देश। पैनल में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुझाव मांगे। सिर्फ केस दाखिल करने भर से शांत न बैठे, नई कौशल के महाभारत बने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड को कहा। पश्चिम बंगाल India Legal presents Courts Roundup. वहीं पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज समिति गठित करने का निर्देश दिया और इस पैनल में विशिष्ट व्यक्तियों के समावेश पर सुझाव मांगे। राज्य सरकार और राजभवन के बीच चल रही खींचतान के बीच राज्यपाल बोस ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी और बर्धमान यूनिवर्सिटी सहित 7 अन्य राज्य यूनिवर्सिटी के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति की। कथित तौर पर राज्य सरकार से परामर्श के बिना उठाए गए इस कदम की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। राजभवन द्वारा हाल ही में जारी सर्कुलर भी सवालों के घेरे में आ गया है, जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को राज्य सरकार के आदेशों को क्रियान्वित करने से पहले कुलपतियों की सहमति लेनी होगी। राज्य संचालित यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति के मुद्दे पर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल सीवी आनंद बोस के बीच बढ़ती तनातनी के बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेपकर्ताओं से प्रसिद्ध नामों का प्रस्ताव देने को कहा है। इन नियुक्तियों के लिए चयन पैनल में शामिल करने के लिए वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स, प्रशासकों, शिक्षाविदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 28 जून के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें 13 राज्य संचालित यूनिवर्सिटी में राज्यपाल बोस द्वारा की गई अंतरिम कुलपति नियुक्तियों को बरकरार रखा गया। पिछले अवसर पर अदालत ने राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच गतिरोध को तोड़ने के प्रयास में राज्य संचालित यूनिवर्सिटी के कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज सह चयन समिति गठित करने का निर्णय लिया। समिति की संरचना निर्धारित करने के लिए अदालत ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार और राज्यपाल से 5-5 नाम मांगे। ये घटनाक्रम तब हुआ जब राज्य सरकार ने पीठ को सूचित किया कि न तो राज्यपाल ने राज्य संचालित यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में अपनी पद की क्षमता में, न ही यूजीसी ने नियुक्ति के लिए खोज समिति के लिए नियमित कुलपतियों की अपने नामांकित व्यक्तियों की मांग करने वाले किसी भी संचार का जवाब दिया था। कोर्ट ने अब कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों या पक्षकारों से इस बारे में सुझाव मांगे कि सर्च कमेटी में किसे शामिल किया जाना चाहिए। हस्तक्षेपकर्ता बुधवार 4 अक्टूबर तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में राज्य संचालित यूनिवर्सिटी, वहां पढ़ाए जाने वाले विषयों या अनुशासनों, खोज समिति में सदस्यों की नियुक्ति के मौजूदा प्रावधानों के साथ साथ पश्चिम बंगाल यूनिवर्सिटी कानून संशोधन विधेयक 2023 द्वारा प्रस्तावित नए प्रावधानों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है, जो फिलहाल राज्यपाल की सहमति का इंतजार कर रहा है। ये विधेयक
न केवल राज्य संचालित यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का प्रावधान करता है, बल्कि कुलपतियों के लिए खोज समिति के पुनर्गठन का भी प्रावधान करता है। पीठ ने निर्देश दिया कि इन विवरणों वाला सारणीबद्ध चार्ट अगले बुधवार तक उपलब्ध कराया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 6 अक्टूबर को होगी। ये विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए अंतरिम कुलपतियों की नियुक्ति कानूनी रूप से वैध है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन सभी लोगों को अवमानना नोटिस जारी किया जो स्किल डेवलपमेंट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने में कथित रूप से शामिल थे। जस्टिस चुकाती मानवेंद्र नाथ रॉय और जस्टिस तारा लादा राजशेखर राव की खंडपीठ ने नाराजगी व्यक्त की और पुलिस महानिदेशक को उत्तरदाताओं से जुड़े खातों के वास्तविक मालिकों की पहचान करने का निर्देश दिया। आपराधिक अवमानना प्रस्ताव एडवोकेट जनरल और सीनियर एडवोकेट सुब्रमण्यम श्रीराम द्वारा न्यायाधीश बी सत्य वेंकट हिमबिंदु एसीबी सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विजयवाड़ा हाईकोर्ट के जज जस्टिस के सुरेश रेड्डी और जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर की गई अपमानजनक टिप्पणी की शिकायतों के आधार पर पेश किया गया था। न्यायाधीश हिमा बिंदु ने ट्रायल कोर्ट में नायडू को सेंट्रल जेल भेजने की रिमांड आदेश पारित किया था। जस्टिस के श्रीनिवास रेड्डी ने स्किल डेवलपमेंट घोटाले में नायडू के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका इस प्रकार है, उपरोक्त मीडिया इंटरैक्शन और टेलीविजन साक्षात्कारों के साथ साथ विभिन्न सोशल मीडिया पर पोस्ट में दिए गए बयान अदालत को बदनाम करते हैं और साथ ही जनता की नजर में न्यायपालिका की गरिमा को कम करते हैं। विशेष अदालत पूर्वाग्रह से ग्रसित है या न्यायिक कार्रवाई के उचित प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती है। इन टिप्पणियों का प्रभाव न्याय वितरण प्रणाली को कलंकित करते हुए न्यायालय के अधिकार को कम करने का काम करता है। अवमानना याचिका के साथ काफी मात्रा में सबूत दायर किए गए, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, एक्स जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि विभिन्न समाचार चैनल्स की क्लिपिंग पर न्यायाधीशों के खिलाफ की गई घृणित टिप्पणियों को दिखाया गया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने नए पंजीकृत एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के अभिनंदन कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एओआर सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हर मामले में महत्वपूर्ण है और कभी कभी सीनियर एडवोकेट से भी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अनिवार्य रूप से क्योंकि एओआर अभिवचनों पर नाम डालने की जिम्मेदारी लेता है और अंततः न्यायालय के प्रति जवाबदेह होता है। साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम में जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने भी भाग लिया। अपने दूसरे अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह तब था जब वह सीआरपीसी की धारा 321 के तहत अभियोजन वापस लेने के मामले में एक महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण राजनेता के लिए पेश हुए थे। मैं एक बहुत छोटे से फ्लैट में रह रहा था जब शाम को राजनेता हमारे दरवाजे पर थे। राजनेता को एक बहुत अच्छी साड़ी मिली जो उन्होंने मेरी माँ को भेंट की। बाद में पता चला कि कोई फीस नहीं है और केवल साड़ी ही फीस थी। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि आपके शुरुआती मुवक्किल के साथ आपकी किस्मत अच्छी होगी और नए पंजीकृत एओआर को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1960 के दशक से जब एओआर संस्था की स्थापना हुई थी, समय कैसे बदल गया। उन्होंने कोर्ट में एओआर के रूप में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन SCORA का स्थापना के बारे में भी बात की। इसके बाद उन्होंने मुकदमेबाजी और अन्य तरीकों से भी ऐसा ही करने के लिए SCORA की प्रशंसा की। सीजेआई ने SCOAR की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए कहा कि कोविड-19 अवधि के दौरान SCORA ही था जिसने न केवल सदस्यों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को अदालत में लाया बल्कि बार और अदालत की प्रशासनिक पक्ष के बीच सहयोग की भावना भी पैदा की।
वहीं उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में दोषी को बरी करते हुए सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि मौत से पहले दिया गया बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय हो, और जब इसे आपराधिक सजा के लिए एकमात्र आधार माना जाता तो ये विश्वास आत्मविश्वास पैदा करता है। और न्यायालय ने बताया कि जिन परिस्थितियों में मृत्यु पूर्व बयान दर्ज किया गया था, उससे ये चिंता पैदा होती है कि क्या ये एक स्वैच्छिक बयान था या क्या इसे प्रभावित किया गया था या फिर सिखाया गया था। न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के उपचार में स्पष्ट असंगतता पर भी जोर दिया। अब आइए इंडिया लीगल की वेब रिपोर्ट से समझते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन या मौत से पहले दिए गए बयान की कितनी कानूनी वैधता होती है। डाइंग डिक्लेरेशन वो बयान है जो व्यक्ति मरते समय देता है और अपनी मृत्यु का कारण इसमें बताता है। सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है। डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी रिटन ओरल और इट कैन बी थ्रू वाया जेस्चर, साइंस एसेट्रा। मैं आपको बता दूं, डाइंग डिक्लेरेशन द्वारा दिया गया बयान एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है एंड इट कैन बी द सोल बेसिस फॉर ए कन्विक्शन विदाउट द नीड फॉर एडिशनल कोरैबोरेशन। द रीजन इज नो वन ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ शुड बी प्रिज्यूम्ड टू बी लाइंग, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मरने वाला होता है वो सच बोलता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के एक मामले में एक दोषी को बरी कर दिया क्योंकि कोर्ट ने ये फाइंड आउट किया कि काफी इनकंसिस्टेंसीज थी डाइंग डिक्लेरेशन में, जिसकी वजह से वो अनरिलायबल एंड अनट्रस्टवर्थी हो गया। इनफैक्ट इट अपीयर्स टू बी द रिजल्ट ऑफ आइदर ट्यूटरिंग, प्रॉम्प्टिंग और प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनेशन। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि गृह विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस सहित राज्य प्राधिकरण ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि निजी वाहनों पर स्टिकर और कलाकृतियों के प्रतीक भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, हाईकोर्ट, पुलिस का प्रयोग नहीं किया जाए। मुख्य न्यायाधीश एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस पी.टी. ऑडी केसवालू ने इस तरह की निगरानी को एक सतत प्रक्रिया बताते हुए नियमानुसार कहा कि ऐसे वाहनों की निगरानी और सर्वेक्षण एक सतत प्रक्रिया है। प्रतिवादी अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि प्रतीक भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार, हाईकोर्ट और पुलिस और ऐसे अन्य संस्थानों वाले स्टिकर और कलाकृति नहीं लगाई जाएगी। ये पता लगाने पर कि इनका दुरुपयोग किया गया है, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जानी आवश्यक है। अदालत निजी वाहनों से ऐसे स्टिकर हटाने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि 2022 में हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को झंडे, प्रतीक, नाम और प्रतीकों आदि के सभी प्रकार के अनधिकृत उपयोग को हटाने के लिए उचित परिपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। अदालत को यह भी बताया गया था कि इसके बाद आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया था। अतिरिक्त लोक अभियोजन ने अदालत को यह भी बताया कि आदेश जारी कर दिए गए हैं और गलती करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने अदालत को आगे बताया कि अब तक 10,04,017 निजी वाहनों का पता लगाया गया है और गलती करने वाले व्यक्तियों पर 16,56,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस प्रकार इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि निजी वाहनों में नंबर प्लेट नियमों, विनियमों या कार्यकारी निर्देशों का उल्लंघन न करे, अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने 1992 में धर्मपुरी जिले के वाचथी गांव में आदिवासियों के खिलाफ बलात्कार और क्रूरता के मामले में तमिलनाडु के वन और राजस्व विभाग के पूर्व कर्मियों सहित 215 दोषियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पी. विल मुर्गन ने 215 दोषियों को दी गई सजा के खिलाफ 2011 से लंबित आपराधिक अपीलों पर फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने सत्र अदालत तक सभी दोषियों की हिरासत सुरक्षित करने के लिए तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने राज्य सरकार को उन 18 महिलाओं को 10 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया जिनके साथ राज्य के अधिकारियों ने बलात्कार किया था।
कोर्ट ने कहा कि घटना के बाद मारे गए 3 पीड़ितों के परिवारों को अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। राज्य को उन अधिकारियों से मुआवजा राशि का 50% वसूलने का आदेश दिया गया था जिन्हें मामले में बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी। न्यायालय ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय और नौकरी के अवसर भी प्रदान किए जाने चाहिए और वाचुथी में रहने वाले आदिवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस साल फरवरी में न्यायाधीश ने 126 वन कर्मियों, 84 वन कर्मियों और 5 राजस्व अधिकारियों द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। ऐसा करने के बाद न्यायमूर्ति वेल मुरुगन ने क्षेत्र की स्थलाकृति को समझने के लिए स्थानीय निरीक्षण के लिए वाचुथी गांव का भी दौरा किया था। 20 जून 1992 का तमिलनाडु के वन और राजस्व विभाग के कर्मियों ने वाचुथी में प्रवेश किया और अवैध रूप से चंदन की लकड़ी की कटाई और तस्करी की जा रही थी के आरोप पर घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ क्रूरता और रेप किया। कुछ दिनों बाद छापे के दौरान 18 महिलाओं ने बलात्कार होने का दावा किया और घटना के लगभग 20 साल बाद 29 सितंबर 2011 को ट्रायल कोर्ट ने 4 IFS अधिकारियों, 84 पुलिसकर्मियों और 5 राजस्व कर्मियों सहित 126 वन कर्मियों को दोषी ठहराया। क्रिकेट विश्व कप 2023 की अवैध आपको बता दें कि स्ट्रीमिंग करने वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आगे भी यदि कोई प्लेटफॉर्म अवैध रूप से इन क्रिकेट मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करते हुआ पाया जाता है तो वर्ल्ड कप के प्रसारण का अधिकार रखने वाली स्टार इंडिया कंपनी उस पर तत्काल रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को उसका विवरण दे सकती है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अवैध रूप से क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच का प्रसारण करने में देरी की वजह से हॉटस्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सहयोगी हॉटस्टार जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को वित्तीय नुकसान होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि क्रिकेट मैच और क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच भारतीय उपमहाद्वीप में बेहद लोकप्रिय हैं और इन मैचों के दौरान ही अवैध वेबसाइटों द्वारा क्रिकेट मैचों का प्रसारण किए जाने की संभावना है। दरअसल स्टार इंडिया कंपनी की तरफ से क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के मैचों के प्रसारण का विशेष वैश्विक मीडिया अधिकार उसके पास होने का हवाला देते हुए वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों के अवैध प्रसारण पर रोक लगाने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल की थी और ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश जारी किया। वहीं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कानून के आयामों पर चर्चा की। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत जैसे बड़े जनसंख्या वाले देश में जिस तरह डिजिटल व्यवस्थाओं पर निर्भरता दिनों दिन बढ़ रही है, लोगों के पर्सनल डेटा की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया है। ये कानून लोगों के लिए पर्सनल डेटा की सुरक्षा की कितनी गारंटी देता है? दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को लेकर एक चर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कानून के आयामों पर चर्चा की। cyberlaws.net द्वारा आयोजित इस चर्चा में विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस कानून के आयामों पर चर्चा की और लोगों को अपने पर्सनल डेटा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। दिल्ली से APN के लिए हरिओम राय की रिपोर्ट। वहीं कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी जल विवाद को लेकर आज कर्नाटक बंद का आह्वान किया है। इस दौरान BMTC और KSRTC बस टर्मिनल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मामले में ट्रैफिक कंट्रोलर चंद्रशेखर ने कहा है कि बसों के शेड्यूल और रूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। बसें चालू है लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और JDS ने भी बंद को अपना समर्थन दिया है। साथ ही होटल्स, रिक्शा
ऑटो रिक्शा और कार चालकों के संघों ने भी बंद का समर्थन किया है। इस बीच राज्य के परिवहन विभाग ने सरकारी परिवहन निगमों को अपनी सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। बंद के चलते जगह जगह पर प्रदर्शन हो रही हैं और इस बीच बेंगलुरु में प्रशासन ने शहर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। बेंगलुरु शहर में सभी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब में किसानों का 3 दिवसीय रेल रोको प्रदर्शन लगातार जारी रहने और कई जगहों पर रेल की पटरियों पर बैठने से कम 92 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। बता दें कि रेलवे द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई जानकारी के मुताबिक लोहिया खास एक्सप्रेस स्पेशल, कोटकपुरा फजिलका डेमू एक्सप्रेस स्पेशल, जालंधर सिटी होशियारपुर डेमू स्पेशल समेत दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि किसानों ने हालिया बाढ़ में हुए नुकसान के लिए वित्तीय पैकेज, एमएसपी के कानूनी गारंटी और व्यापक कर्ज माफी के लिए की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। रेलवे अधिकारी ने बताया है कि इससे पहले गुरुवार को फिरोजपुर मंडल के तहत 91 ट्रेनों में से 51 ट्रेनों को रद्द किया गया था और 24 ट्रेनों को गंतव्य से पहले ही समाप्त किया गया था, जबकि 5 ट्रेनों को प्रस्थान स्टेशन से आगे ले जाया गया था। वहीं 11 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। शुक्रवार को ट्रेनों की स्थिति के बारे में भी रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि किन रूटों पर कौन कौन सी ट्रेनें कैंसिल की गई है या फिर उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। आप भी इस लिस्ट में ट्रेनों के आवागमन की मौजूदा स्थिति जान सकते हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.